नमस्कार। उत्सर्जन यूनिट 4 में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग ने जो पहले वीडियो में देखा था उसके आगे हम लोग देखते हैं उत्सर्जन का जो फिल्ट्रेशन है ब्रिक के कार्य में। पहला हम लोग देखे थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का। इसके बाद दूसरा जो बच गया उसका क्या कार्य है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। आइए देखें आज हम लोग कि इसका क्या काम है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उसमें किसका अवशोषण होता है और किस तरह से स्टेप 2 में जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लोमेरुलर पुनर्अवशोषण में सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होकर नलिका से जो गुजरता है, यह नलिका फिल्ट्रेशन से होकर जब गुजरेगा तो इस समय कोशिकाएं खाद्य पदार्थों को शोषित कर लेगा। यानी कि सेकेंड स्टेप में हम लोग देखें क्या कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको यह अपने फिल्टर से पहले उसको रोकेगा। तो यहाँ पर क्या दिया कि ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, पुनः अवशोषण करने की क्रिया यहाँ पर होगी। तो यहाँ क्या दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब फिल्ट्रेशन हो गया, अब जितने भी पदार्थ है उन सभी का फिल्ट्रेशन हो गया, जल हो गया, यूरिक एसिड कैसे बनेगा, इसके पहले वो फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जैसे ही पुनर्अवशोषण मतलब पुनः अवशोषित होगा, जो उपयोगी पदार्थ है उसे अवशोषण कर लिया जाएगा और सेकेंड स्टेप में जब जाएगा तो वहां से वह फिल्ट्रेशन होकर के बाहर की प्रक्रिया में जाएगा, जहां से वह छन करके और यूरिक एसिड मतलब यूरिन बनेगा। तो इसका काम क्या है कि फिल्ट्रेट जैसे ही होगा तो यह नलिका से होकर गुजरता है। कहां से गुजरेगा, तो नलिका से होकर गुजरेगा। कौन सी नलिका से, तो जो इसका उपयोगी पदार्थ है उसको पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में फिल्टर यानी छन जाएगा, तो यह एक नलिका से होकर गुजरेगा। इस समय कोशिकाएं खाद्य पदार्थों को शोषित कर लेती है। प्रत्येक सेल में जो इंपॉर्टेंट चीज है खाद्य पदार्थों को यह शोषित कर लेगा। अब यहाँ से क्या हो गया कि जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जो उपयोगी पदार्थ है, उसको यह ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में उसको अवशोषित कर लेगा जो उसके लिए उपयोगी है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जित पदार्थ है, उसे वह क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ देगा, यानी कि वह फिल्टर से बाहर चला जाएगा। इस क्रिया में दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाएगा। यानी कि जो भी दूषित, इस तरह से फिल्टर वुमन संपुट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उपयोगी पदार्थों को इस तरह से वुमन संपुट में जब जाएगा, यहाँ से फिल्ट्रेट होगा, तो यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ हो गया जो उपयोगी है इसको रोक करके और पुनः अधिवाही अपवाही के द्वारा ऊपर यह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यहाँ से ये फिल्ट्रेट होकर छन करके नीचे आएगा। राइट, तो क्या करेगा कि इस क्रिया में दूषित पदार्थों का उत्सर्जन, यहाँ से छान करके दूषित पदार्थों को नीचे की तरफ भेजेगा, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ है वह कोशिका को ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप बहुत ही आसान है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद यह एक नलिका से होकर गुजरेगा। नली से बहुत सारी नलिकाएं होती है जहां से यह गुजरेगा, और इस समय कोशिकाएं जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसको शोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसको शोषित करने के बाद जो आवश्यक पदार्थ है उसे कोशिका ग्रहण कर लेगा तथा अपशिष्ट पदार्थ को वह छोड़ देगा, और इस क्रिया में, सेकेंड क्रिया में, दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाएगा। तो यहां से दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा में क्या होगा, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर श्रवण। फाइनल स्टेज में इस फिल्ट्रेशन में को ब्लैडर मूत्र कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलेंगे। इस फिल्ट्रेशन में मतलब लास्ट 3 फेज फिल्ट्रेशन में यह लास्ट है जहां पे इसका क्या काम होगा, तो यह ब्लैडर मूत्र के द्वारा यह फिल्ट्रेट हो जाएगा, जिस कारण से इस फिल्ट्रेट को ब्लैडर यूरिन कहा जाता है। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरेगा। यह फाइनल जो हो गया, नीचे से जब यह पूरी की पूरी नलिका से होकर के बाहर की तरफ गुजरेगा और गुजरने के बाद यह कहाँ पहुंचेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे बोलते हैं मूत्राशय में जमा हो जाएगा। यानी यूरिन फाइनली सारे स्टेप से बढ़ के और पहुंच जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर वह स्टोर होगा, जमा हो जाएगा। और अपशिष्ट पदार्थ को, यूरिन को, यूरिक एसिड को जब यूरिनरी ब्लैडर में पूरी तरह से भर जाएगा, यह इस तरह से नलिका आएगी नीचे, और यह नलिका आकर के यहाँ पर इस ब्लैडर में ऐसे खुलेगा, और यही हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आकर यह स्टोर यानी जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद यह बैग जैसे ही भर जाएगा तो समय समय पर यह क्या करेगा, यहाँ से यूरिन का डिसेक्शन, यूरिन शरीर से बाहर हो जाएगा, तो मूत्र समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हो गया ट्यूबुलर श्रवण। तो स्टेप 1, 2, 3 तीनों को सिस्टमेटिक हम लोग समझ गए यहाँ पर। और क्या दिया कि जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा छन नहीं पाता है वह अपवाही धमनिका द्वारा, अधिवाही अपवाही, पुनः रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से धमनिका द्वारा कोशिका में पुनः रक्त में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या समझे कि जो इंपॉर्टेंट है अपवाही धमनिका पुनः उसको वहां से वापस रक्त में भेज देगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगा, जहां से वह टाइम टू टाइम यूरिन के रूप में शरीर से, प्रत्येक जीवों के शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो यह 3 प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके इसको सिस्टमेटिक आप अच्छी तरह से राइट डाउन करें। दूसरा हो गया ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और तीसरा हो गया ट्यूबुलर श्रवण। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको पूरी तरह से
पॉज करें और पॉज करके राइट डाउन करें। और इसमें जो समझाए हैं डायग्राम उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ आपको समझने के लिए दिया गया है कि इसको कैसे फिल्ट्रेट करता है। तो नो नीड ऑफ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी समझने के लिए था कि यूरिन कैसे डिसेक्ट होता है, आगे हम लोग जानेंगे। और इस तरह से आप ट्यूबुलर श्रवण के बारे में लिखेंगे। यहाँ आपका हो गया तीनों स्टेप। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट आता है कि आगे की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि अगला चरण में क्या होता है कि मूत्र की बनावट क्या है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करें। अब देखिए, यदि मूत्र की बनावट की बात की जाए तो उसमें होता क्या क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे, बैंक, एसएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से सवाल आता है। तो ये इसको हम लोग समझे कि मूत्र की बनावट कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है। तो जैसे ही हम इसके बारे में बात करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ मूत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जल पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो तीन चीज याद रखेंगे, क्या क्या पाया जाएगा, जल हो गया, यूरिया हो गया और सोडियम क्लोराइड। अब ये तीनों के मिश्रण से जो फिल्ट्रेशन होकर के उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो मूत्र होगा, और मूत्र का स्टोर कहाँ होगा, मूत्राशय में होगा, और वहां से मूत्र मार्ग द्वारा समय समय से या शरीर से बाहर निकलेगा। राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि इसका होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जल की मात्रा को। तो जल की मात्रा जो होती है इसमें 96% होता है जो मूत्र में जल पाया जाता है, एवं 4% अन्य पदार्थ ठोस तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं जो इसमें पाया जाता है, जिसमें यूरिया 2% होता है। याद रखेंगे, यूरिया 2% हो गया, अन्य पदार्थ जो हो गया वो 2% होता है, यानी कि 96% जो हो गया यह पूरा लिक्विड जल हो गया, और 2% जो हो गया यह यूरिया हो गया, एवं 2% और क्या हो गया, यह अन्य पदार्थ हो गया, अदर थिंग्स, अदर जो हो गया पार्ट पदार्थ का हो गया। टोटल 100% ये बनावट हो गया, या क्या चीज हो गया, यह हो गया आपका यूरिन। यानी मूत्र की बनावट में क्या क्या चीज पाया जाएगा इसको हम लोग समझे। हम इसके आगे देखिए, यूरिया की जो मात्रा होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पादन है। प्रश्न आएगा कि यूरिया किसका उत्पादन है, तो आंसर में आएगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। याद रखेंगे कि इसके मूत्र की बनावट में यूरिया जहां से सेक्रेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो यह उत्पादन किसका हो गया, तो हम देखें यूरिया या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पादन है, यह अमीनो अम्ल से बना होता है। अब देखिए दूसरा सेकंड थिंग इज दैट द मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का हो गया, किससे बना हुआ है, तो अमीनो अम्ल के द्वारा बना हुआ है। यूरिया की सामान्य मात्रा की बात की जाए तो 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम जो होगा वह पाया जाएगा यूरिया। तो यहाँ पर तीन चीजें पुनः देखने को मिला। पहला क्या हुआ कि यूरिया जो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बना होता है, इसका उत्पाद है, यह अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होगा और प्रोडक्ट होगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। और सामान्यतः रक्त में इसकी मात्रा की बात की जाए तो 100 मिलीलीटर रक्त में इसका परसेंटेज यदि देखा जाए तो 30 मिलीग्राम जो होगा वह यूरिया पाया जाएगा। तो ये सेकंड वाला स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं यूरिक अम्ल। यूरिक एसिड का क्या मतलब होगा और यह क्या काम करता है। तो यहाँ पर देखिए रक्त में इसकी मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि यूरिक एसिड की मात्रा रक्त में कितनी होती है। तो याद रखेंगे यह हो गया 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। फिर 100 मिलीलीटर रक्त की बात कर रहे हैं, यूरिया 30 मिलीग्राम, यूरिक एसिड 1.5 to 2 ग्राम्स यूरिक एसिड पाया जाता है जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। तो यह टर्म को पूरा ध्यान में रखेंगे कि किसका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ देखें हम लोग कि यूरिक अम्ल यानी कि रक्त में इसकी मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। अब प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। एक सामान्य उत्सर्जन में 1.5 to 2 ग्राम इतना तक जो आएगा यह यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा, यूरिक अम्ल, जो मूत्र के साथ उत्सर्जन होकर के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट हो गया कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें रंजक यूरोक्रोम पाया जाता है। यह भी याद रखेंगे कि यूरोक्रोम होने के कारण ही मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। क्या हो गया, हल्का पीला पीला रंग होता है। इस तरह से हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने। इसको आप पॉज करके सिस्टमेटिक आराम से उतार ले, और ये आपका बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा जो आपको न केवल एग्जामिनेशन में टॉप कराएगा बल्कि इसके साथ ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पूरा एकदम बिंदास और फ्री होकर के एक बार रिव्यू करते चलेंगे। आपका कहीं से जाने वाला नहीं है। बायोलॉजिकल साइंस से जो भी क्वेश्चन होगा ये सब यहीं से आएगा। तो इन सारे प्रतिशत मात्रा को जो भी लिखा हुआ कंटेंट है उसको सिस्टमेटिक राइट डाउन करें। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक इस आपको बता दें, वीडियो कैसा लगा आपकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बोले। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।